हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनामिका गौतम और आप सभी का स्वागत है कोर फार्मेसी में। तो जैसा कि हम जानते ही हैं कि हमने 150 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को शुरू किया था। आज हम उसमें डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिक्स के 15 एमसीक्यूज़। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और अब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। क्लास पसंद आ रही है तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिए, उससे हमें पता लगेगा कि हाँ आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं। और शेयर कर दीजिए इन केस अगर किसी की आप हेल्प कर सकें तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। आप मेरे साथ साथ अपने आंसर को गेस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सुटिक्स का, लायोफिलाइजेशन इज प्राइमरीली यूज्ड टू। जो लायोफिलाइजेशन है, मैंने इससे क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं, तो आज भी लायोफिलाइजेशन से क्वेश्चन है। तो लायोफिलाइजेशन प्राइमरीली यूज्ड टू, तो लायोफिलाइजेशन है वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? प्राइमरीली इंक्रीज सॉल्युबिलिटी, प्रिजर्व थर्मोलेबाइल ड्रग्स, रिड्यूस पार्टिकल साइज या फिर इम्प्रूव फ्लो प्रॉपर्टी। और आंसर हो जाएगा इसका प्रिजर्व थर्मोलेबाइल ड्रग्स। ऐसी ड्रग्स जो कि थर्मोलेबाइल है, जो हीट के कांटेक्ट में आके डैमेज हो सकती हैं, खराब हो सकती है, उनको प्रिजर्व करना प्राइमरीली है। किसके लिए? मतलब प्राइमरी है क्या करके? लायोफिलाइजेशन करने के बाद। तो लायोफिलाइजेशन क्या है? फ्रीज ड्राइंग है। अगर कोई बोले फ्रीज ड्राइंग देन लायोफिलाइजेशन इज द करेक्ट टर्म। तो लायोफिलाइजेशन रिमूव करता है वाटर को बाय फ्रीजिंग एंड सब्लिमेशन। तो फ्रीजिंग होती है, सब्लिमेशन होता है अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। बहुत ज़्यादा प्रेशर को कम किया जाता है और ये मेनली यूज़ किया जाता है जो थर्मोलेबाइल ड्रग्स हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए। अब थर्मोलेबाइल ड्रग्स कैसी हैं? जैसे कि प्रोटीन है, हीट के कांटेक्ट में आके खराब हो सकता है। वैक्सीन्स हैं, एंटीबायोटिक्स है, ये सब क्या है? थर्मोलेबाइल ड्रग्स हैं। बाय अवॉइडिंग हीट एनहेंसिंग स्टेबिलिटी एंड शेल्फ लाइफ, ताकि हीट से खराब ना हो, उनकी स्टेबिलिटी बनी रहे, उनकी जो शेल्फ लाइफ है वो भी बढ़ी रहे और प्रिवेंट कर सके हाइड्रोलिसिस से और माइक्रोबियल ग्रोथ से। तो लायोफिलाइजेशन के इतने सारे काम हैं। इंक्रीज सॉल्युबिलिटी इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि इसका प्राइमरी पर्पस नहीं है। कुछ टाइम करता है लेकिन ज़्यादातर मेनली पर्पस इसका ये नहीं है। सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करता है। रिड्यूस पार्टिकल साइज में माइक्रो आयनाइजेशन क्या करता है, या फिर पार्टिकल साइज जब रिडक्शन हो जाता है तो पार्टिकल साइज को रिड्यूस करता है। लायोफिलाइजेशन नहीं है। इंप्रूव फ्लो प्रॉपर्टीज का आंसर नहीं होगा क्योंकि लायोफिलाइज्ड प्रोड्यूस जो करते हैं वो कैसे? पोरस केक को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन फ्लो प्रॉपर्टी में कौन सा एंगल लगता है? याद करो, मैंने बताया था एंगल ऑफ रिपोज। इसीलिए इसका आंसर होगा इंप्रूव फ्लो, इसका आंसर होगा लायोफिलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लायोफिलाइजेशन फ्रीज ड्राइंग द प्राइमरी ड्राइंग स्टेज इन्वॉल्व्स। अब देखो, लायोफिलाइजेशन जिसको हम फ्रीज ड्राइंग बोल रहे हैं, प्राइमरी ड्राइंग स्टेज इन्वॉल्व होती है क्या चीज के लिए? रिमूवल ऑफ अनफ्रोजन वाटर बाय डिसॉर्प्शन, दूसरा ऑप्शन रिमूवल ऑफ फ्रोजन वाटर बाय सब्लिमेशन, या फिर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्यूट, या फिर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो लायोफिलाइजेशन की 3 स्टेजेस होती हैं। तो कौन सी स्टेज है जो कि प्राइमरी ड्राइंग स्टेज है? और आंसर हो जाएगा रिमूवल ऑफ फ्रोजन वाटर बाय सब्लिमेशन। तो फ्रोजन वाटर को रिमूव किया जाता है सब्लिमेशन के द्वारा अंडर प्रेशर, अंडर हाई प्रेशर, रिड्यूस प्रेशर। तो लायोफिलाइजेशन की कितनी स्टेजेस है? जैसे कि मैंने बताया था 3 स्टेजेस है। कौन कौन सी 3 स्टेजेस हैं ये भी आपको याद होनी चाहिए, हो सकता है यहीं से ऑप्शन आ जाए। तो पहली होती है फ्रीज ड्राइंग, फ्रीजिंग स्टेज। तो फ्रीजिंग स्टेज कौन सी है? जिसमें वाटर को फ्रोज किया जाता है और सॉल्यूट्स को क्रिस्टलाइज किया जाता है। ओके, दूसरी स्टेज प्राइमरी ड्राइंग स्टेज। प्राइमरी ड्राइंग स्टेज जिसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। अब ये क्या है सब्लिमेशन? बहुत बार टर्म आपने सब्लिमेशन सुना है। तो फ्रोजन वाटर, ये जो फ्रीजिंग स्टेज है, इसमें जो वाटर को हमने फ्रोज कर दिया था, ये फ्रोजन वाटर जो कि आइस हो चुका है, इसको रिमूव किया जाता है बाय सब्लिमेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। ठीक है। अब तीसरी स्टेज है सेकेंडरी ड्राइंग स्टेज जिसको हम डिसॉर्प्शन स्टेज बोलते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है? अनफ्रोजन बाउंड वाटर जो है, जो अनफ्रोज हो चुका है, जो अनफ्रोजन बाउंड वाटर है, उसको रिमूव किया जाता है बाय डिसॉर्प्शन, ताकि लो मॉइस्चर, जो कम से छोटे से छोटा, कम से कम मॉइस्चर है ना, वो भी यहां से रिमूव किया जा सके। ठीक है। ओके, रिमूवल ऑफ अनफ्रोजन वाटर बाय डिसॉर्प्शन, ये आंसर सही नहीं होगा क्योंकि सेकेंडरी ड्राइंग फेज में होता है।
क्रिस्टलाइजेशन ये हमारा होता है फ्रीजिंग स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में, और स्टेलाइजेशन लायोफिलाइजेशन का पार्ट नहीं है, यहाँ पर स्टेलाइजेशन हो रहा है किसी भी ड्रग या प्रोडक्ट का। क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच पैरामीटर ऑफ अ पाउडर इज मोस्ट डायरेक्टली मेजर्ड बाय द कार्स इंडेक्स। याद करो मैंने बताया था कार्स इंडेक्स। तो विच पैरामीटर ऑफ अ पाउडर, कौन सा पाउडर का जो पैरामीटर है, कौन सा पैरामीटर पाउडर का जो कि डायरेक्ट मेजर किया जाता है कार्स इंडेक्स से। क्या फ्लोएबिलिटी, क्या कंप्रेसिबिलिटी, क्या पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, क्या वेटेबिलिटी। याद करो मैंने बताया था कि कार्स इंडेक्स ज़्यादा होगा तो क्या होगा, किस चीज़ पे फर्क पड़ेगा। कहीं ना कुछ याद आ रहा है, कहीं ना कहीं आप मेमोराइज कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हो तो आंसर बता पाओगे, अगर नहीं बता पाओगे तो मैं बता देती हूँ इसका आंसर होगा कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी एक ऐसा पैरामीटर है पाउडर का जिससे हम कार्स इंडेक्स को डायरेक्टली मेजर करते हैं। कैसे? तो कार्स इंडेक्स जिसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स ही बोलते हैं, ये कैलकुलेट होता है कैसे, टैप्ड डेंसिटी से माइनस बल्क डेंसिटी से अपॉन टैप्ड डेंसिटी से इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज में है। आज गला खराब हो रहा है। इट इंडिकेट्स हाउ इजीली अ पाउडर कैन बी कंप्रेस्ड, और ये कार्स इंडेक्स के थ्रू हम ये पता लगाते हैं कि कोई भी पाउडर कितनी इजीली कंप्रेस हो जा रहा है। भाई वो ऊपर से मशीन आ रही है ना जो टैबलेट बना रही है, पाउडर को टैबलेट की फॉर्म में कर रही है, वो कब कर रही है, जब प्रेशर लग रहा है, जब वो कंप्रेशन हो रहा है। तो कंप्रेशन होना कितना, पाउडर में कितना कंप्रेशन लगना है, ये इंडिकेट करता है कार्स इंडेक्स में। अगर ज़्यादा वैल्यू होगी कार्स इंडेक्स की, 15% से ज़्यादा वैल्यू होगी तो ये गुड फ्लो है और लेस कंप्रेसिबल है, कि अच्छा फ्लो कर रहा है, इसमें ज़्यादा कंप्रेशन की ज़रूरत नहीं है। और अगर हाई वैल्यू होगी 25 से ज़्यादा हाई होगी तो पुअर फ्लो है, मतलब 25% से ज़्यादा है कार्स इंडेक्स तो पुअर फ्लो होगा और हाई कंप्रेसिबिलिटी होगी। और फ्लोएबिलिटी में क्या देख रहे हैं हम, एंगल ऑफ रिपोज देखते हैं पाउडर का, इसलिए इसका आंसर सही नहीं है। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन इसका आंसर सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हम सीविंग या माइक्रोस्कोपी से हम पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करते हैं। और वेटेबिलिटी इसका आंसर नहीं है क्योंकि कॉन्टेक्ट एंगल के द्वारा हम इसको मेजर करते हैं, ना कि कार्स इंडेक्स से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग सेल्फ इमल्सिफाइंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो मेन एडवांटेज क्या है सेल्फ इमल्सिफाइंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम का? पहला है इंक्रीज ड्रग टेस्ट मास्किंग, improved solubility and bioavailability of lipophilic drug, controlled release of hydrophilic drug, या फिर reduction in drug particle size। तो आंसर हो जाएगा improved solubility and bioavailability of lipophilic drug। तो मेन एडवांटेज सेल्फ इमल्सिफाइंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम का है, ये क्या करता है, ड्रग की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाता है, बायोअवेलेबिलिटी को बढ़ाता है, ब्लड में पहुंचने को बढ़ाता है, किसी भी लिपोफिलिक ड्रग को, कि कोई भी लिपिड लविंग ड्रग है उसकी सॉल्युबिलिटी और बायोअवेलेबिलिटी को एनहेंस करता है ओरल एब्जॉर्प्शन से। तो जो भी ड्रग ओरली लिपोफिलिक एब्जॉर्बल नहीं है उनको एब्जॉर्बेबल बनाता है और उसकी बायोअवेलेबिलिटी को इनहेंस करता है। टेस्ट मेकिंग में हम टेस्ट को एनहेंस करते हैं, ये टिपिकली यूज नहीं किए जाते हैं हाइड्रोफिलिक ड्रग्स के लिए, तो इसलिए सभी ऑप्शन यहाँ पर गलत हैं। रिडक्शन इन ड्रग पार्टिकल साइज में क्या हुआ, पार्टिकल साइज को रिड्यूस किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर SEDDS का कोई यूज नहीं है सेल्फ में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेरिलाइजेशन मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर थर्मोलेबाइल प्रोटीन बेस्ड इंजेक्टेबल्स। तो पूछा गया है कौन सा नीचे दिया गया स्टेरिलाइजेशन मेथड जो कि एकदम अप्रोप्रिएट है किसके लिए, थर्मोलेबाइल प्रोटीन बेस्ड इंजेक्शन के लिए। तो कोई प्रोटीन बेस्ड इंजेक्शन है जो कि थर्मोलेबाइल है, तो कौन सा स्टेरिलाइजेशन मेथड को अप्लाई करेंगे, ऑटोक्लेविंग, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन या फिर गामा इरेडिएशन। और आंसर हो जाएगा मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। मैंने बताया भी था 0.22 माइक्रोमीटर का फिल्टर लगाया जाएगा, उससे इसका फिल्ट्रेशन होगा। याद करो किसी क्वेश्चन में मैंने बताया भी था, मिलता जुलता था। तो प्रोटीन जो कि हीट सेंसिटिव हैं, ऐसी ड्रग्स को स्टेराइज किया जाता है स्टेराइल फिल्ट्रेशन से, और फिल्टर की साइज कितनी होती है 0.22 माइक्रोमीटर, और ये सेफेस्ट साइज है, सेफ है बिल्कुल ड्रग के लिए। ऑटोक्लेविंग में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं प्रोटीन्स,
ठीक है। ड्राई हीट जो है वो भी बहुत ज़्यादा हार्श होगा, और गामा इरेडिएशन तो भाई रेडिएशन के थ्रू पास होगा तो समझ लो फिर तो प्रोटीन की क्या हो जानी है, बस समझ जाओ फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सेलेक्टिंग अ डाइल्यूएंट इन टैबलेट? कौन सा फैक्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा टैबलेट में डाइल्यूएंट को सेलेक्ट करने के लिए? सॉल्युबिलिटी, कलर, टेस्ट या स्मेल? तो कौन सा फैक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा? आंसर हो जाएगा सॉल्युबिलिटी। तो टैबलेट के अंदर डाइल्यूएंट कितना सॉल्युबल है वो एक मेजर फैक्टर है किसी भी टैबलेट को बनने के लिए। तो सॉल्युबिलिटी में हम क्या देख रहे हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों? क्योंकि जो डाइल्यूएंट है वो केमिकली इनर्ट होना चाहिए, कंपैटिबल होना चाहिए ड्रग के साथ साथ, और किसी भी तरीके का इंटरफेस नहीं होना चाहिए ड्रग रिलीज के टाइम पे। तो ये यहाँ पर डाइल्यूएंट का यूज है सॉल्युबिलिटी में, और यही क्या करता है, सॉल्युबिलिटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है डिसोल्यूशन के लिए, डिसइंटीग्रेशन के लिए, बायो अवेलेबिलिटी के लिए, और टैबलेट की स्टेबिलिटी के लिए। कलर इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि एक सेकेंडरी फैक्टर है आइडेंटिफिकेशन और एस्थेटिक पर्पस के लिए। टेस्ट एंड टेस्ट को एनहेंस कर देते हैं जो कि ड्रग हम ऐसे नहीं ले पा रहे हैं। और स्मेल, आइडियल डाइल्यूएंट्स शुड बी ऑर्डरलेस। जो डाइल्यूएंट्स है वो ऑर्डरलेस होने चाहिए, केमिकली इनर्ट होने चाहिए, कंपैटिबल होने चाहिए, और इंटरफेस नहीं करते होने चाहिए ड्रग रिलीज के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी इज मेजर्ड बाय द हिगुची मॉडल इन ड्रग रिलीज काइनेटिक? कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको मेजर किया जाता है हिगुची मॉडल के द्वारा ड्रग रिलीज काइनेटिक में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीपैट का क्वेश्चन भी हो सकता है ये, तो जीपैट वाले भी जरा ध्यान से सुन लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर रिलीज, जीरो ऑर्डर रिलीज, डिफ्यूजन कंट्रोल रिलीज, या फिर एंजाइम कैटालाइज्ड रिलीज? तो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको हिगुची मॉडल के अंदर ड्रग रिलीज काइनेटिक के अंदर मेजर किया जाता है? आंसर हो जाएगा डिफ्यूजन कंट्रोल्ड रिलीज। अब हिगुची मॉडल क्या है? तो हिगुची मॉडल डिस्क्राइब करता है ड्रग के रिलीज को, किससे? कि जो होमोजीनियस मैट्रिक्स सिस्टम है उसमें किस तरीके से ड्रग रिलीज हो रही है, और ये एज्यूम करता है कि ड्रग रिलीज होना ये होता है किससे? फिकियन डिफ्यूजन से मैट्रिक्स के अंदर। और यही मॉडल शो करता है कि ड्रग कितनी प्रोपोर्शनल में रिलीज होगा, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ टाइम। स्क्वायर रूट ऑफ टाइम मतलब जो भी टाइम का स्क्वायर रूट है t हाफ होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है? ओके, फर्स्ट ऑर्डर रिलीज इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। ये कंसंट्रेशन बढ़ेगी देन फर्स्ट ऑर्डर रिलीज बढ़ेगा। तो जीरो ऑर्डर रिलीज इसका आंसर नहीं है क्योंकि जीरो ऑर्डर गिव्स देता है कांस्टेंट रिलीज रेट, और हिगुची क्या कर रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ टाइम की प्रोफाइल पे चल रहा है। एंजाइम कैटालाइज्ड इसका आंसर नहीं है क्योंकि एंजाइम्स आर नॉट द पार्ट ऑफ हिगुचीज अजम्पशंस, और ये पूरा का पूरा डिपेंड होता है फिजिकल डिफ्यूजन प्रोसेस पे। और डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है, मुझे कौन है जिसको पता होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग इमल्शन फॉर्मुलेशन द HLB वैल्यू ऑफ अ सर्फेक्टेंट इंडिकेट्स। इमल्शन फॉर्मुलेशन के दौरान जो HLB वैल्यू है किसी भी सर्फेक्टेंट की वो क्या इंडिकेट करती है? डिग्री ऑफ सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बैलेंस बिटवीन हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक ग्रुप, स्टेबिलिटी अगेंस्ट ऑक्सीडेशन, या फिर सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल? और आंसर हो जाएगा बैलेंस बिटवीन हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक ग्रुप। तो HLB वैल्यू जब इमल्शन में सर्फेक्टेंट को ऐड किया जाता है तो ये बैलेंस बनाए रखता है कि हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक ग्रुप के बीच में। अब HLB है क्या? तो हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस है जो कि एक स्केल की तरह काम करता है। कैसे स्केल? जिसमें हम क्या कर देखते हैं, ये बताता है रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक पोर्शन को। कि भाई मान लो ये आपके पास ऐसा कोई स्केल है, इस स्केल के अंदर आप एक पैरामीटर है, एक स्केल है, नंबरिंग है 1 2 3 4, तो इसमें ये जो पैरामीटर है ये बताता है इससे नीचे आएगा तो लिपोफिलिक होगा, इस वैल्यू से ज़्यादा आएगा तो हाइड्रोफिलिक होगा। तो ये एक बैलेंस को प्रोड्यूस करता है। किस कंडीशन में? जब इमल्शन में कोई सर्फेक्टेंट ऐड हो रहा है तो वो क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। और ये हेल्प करता है
सेलेक्ट करने के लिए राइट सरफेक्टेंट, जैसे हम पीएच को मेजर करते हैं ना, बस इसी तरीके से समझ लो। अगर इमल्शन ऑयल इन वाटर है तो HLB वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, और अगर वाटर इन ऑयल इमल्शन है तो HLB वैल्यू कम होगी। HLB वैल्यू कम होने, ज्यादा होने का मतलब होगा ड्रग हाइड्रोफिलिक होगी, और HLB कम होने का मतलब है जो सर्फेक्टेंट है वो क्या होगा, लिपोफिलिक होगा। बात समझ में आ गई होगी, आई थिंक सो। डिग्री ऑफ सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि इट इज नॉट अबाउट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉल्युबिलिटी, इट इज डिपेंड ऑन हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। स्टेबिलिटी अगेंस्ट ऑक्सीडेशन इसका आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी का कोई लेना देना नहीं है भाई साहब। सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल, तो HLB रिलेट करता है सर्फेक्टेंट बैलेंस से, ना कि सरफेस टेंशन से। ओके। इन लायोफिलाइजेशन, in lyophilization the collapse temperature is critical because लायोफिलाइजेशन में जो कोलैप्स टेम्परेचर है वो क्रिटिकल है, क्यों, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ा अबव इट प्रोडक्ट स्ट्रक्चर में बी लॉस्ट, दूसरा इट डिटरमाइंस सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट, इट इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग, या फिर इट इंप्रूव्स सब्लिमेशन। तो कोलैप्स टेम्परेचर इज क्रिटिकल बिकॉज अबव इट, इससे ज्यादा हुआ तो क्या होगा, प्रोडक्ट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अब कोलैप्स टेम्परेचर क्या है, तो कोलैप्स टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर है जहां पर फ्रोजन प्रोडक्ट कैन बी ड्राइड, जहां पर जो फ्रोजन प्रोडक्ट हैं उनको ड्राई किया जाता है विदाउट स्ट्रक्चरल कोलैप्स, बिना उन ड्रग की स्ट्रक्चर को खराब किए हुए, उस टेम्परेचर को वो कम से कम टेम्परेचर है ड्यूरिंग प्राइमरी ड्राइंग, ड्यूरिंग प्राइमरी ड्राइंग। अब याद करो, मैंने प्राइमरी ड्राइंग बताया था आपको, तो याद करो, रिकॉग्नाइज करो। अगर प्रोडक्ट का टेम्परेचर ज्यादा है कोलैप्स टेम्परेचर से, तो जो पोरस मैट्रिक्स हैं वो खराब हो जाएंगे, वो कोलैप्स हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, उनकी अपीयरेंस खराब हो जाएगी, उनकी जो बनावट है, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो खराब हो जाएंगे, और उसकी जो स्टेबिलिटी है उस पर भी असर पड़ सकता है, उसको भी अफेक्ट कर जाएंगे। डिटरमाइन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इसका आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सॉल्युबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ कोलैप्स टेम्परेचर। इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग नहीं होगा, क्योंकि जो अगर कोलैप्स टेम्परेचर पे डिपेंड किया जाए तो इट डज नॉट इंक्रीज स्टेबिलिटी, क्योंकि ये तो स्टेबिलिटी को डैमेज कर रहा है, खराब कर रहा है, अफेक्ट डाल रहा है। इम्प्रूव सब्लिमेशन इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि सब्लिमेशन रेट डिपेंड करता है प्रेशर पे और टेम्परेचर में, कोलैप्स टेम्परेचर के लिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड इज प्रिफर्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन कंटेनिंग हीट सेंसिटिव ड्रग। कौन सा मेथड है जिसको प्रिफर किया जाता है सबसे ज्यादा स्टेरिलाइजेशन के लिए ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस में, जो कि हीट सेंसिटिव ड्रग्स हैं। ऑटोक्लेविंग, ड्राई हीट, फिल्ट्रेशन, या फिर रेडिएशन। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, और आंसर हो जाएगा इसका फिल्ट्रेशन। क्यों, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस क्या हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी ड्रग हैं जो कि हीट सेंसिटिव है, और इनको स्टेरिलाइजेशन किया जाएगा किस मेथड से, फिल्ट्रेशन, 0.22 माइक्रोमीटर मेम्ब्रेन फिल्टर से, ठीक है, विदाउट अप्लाइंग हीट। ऑटोक्लेविंग, ड्राई हीट, रेडिएशन इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले स्लाइड में बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्स इंडेक्स 20% इंडिकेट्स। अब बताओ मुझे, मैंने कार्स इंडेक्स बताया था आपको 20% है, अगर कार्स इंडेक्स कितना है 20% है, तो ये क्या बताएगा, पाउडर की एक्सीलेंट फ्लो प्रॉपर्टी बताएगा, गुड फ्लो बताएगा, पुअर फ्लो बताएगा, या फिर वेरी पुअर फ्लो बताएगा, और आंसर हो जाएगा पुअर फ्लो। तो अगर कार्स इंडेक्स, ठीक है, कार्स इंडेक्स कितना है 20% है, तो ये बताएगा कितना 20% है ना, तो फेयर टू पुअर। वहीं अगर इसको, इस कार्स इंडेक्स को याद कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 5 to 15 है तो एक्सीलेंट है, 12 to 16 है तो गुड है, 23 से 35 के लगभग है तो ठीक है, पुअर टू वेरी पुअर है, और 35 से ज्यादा है तो वेरी पुअर है। एक्सीलेंट फ्लो कब होगा, और सारे ऑप्शन गलत हैं, क्यों, क्योंकि एक्सीलेंट फ्लो कार्स इंडेक्स से ज्यादा, जो 50% से कम होगा। गुड फ्लो 12 to 16%, वेरी पुअर फ्लो 35 से ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डोजेस फॉर्म
फॉलोज नॉइज विटने इक्वेशन मोस्ट डायरेक्टली? कौन सी जो डोजेस फॉर्म में नीचे दी गई वो डायरेक्टली किसको फॉलो करती है? नॉइज विटने इक्वेशन को। सस्पेंशन, टैबलेट, कैप्सूल या डिजॉल्विंग सॉलिड ड्रग इन सॉल्यूशन? आंसर हो जाएगा डिजॉल्विंग सॉलिड ड्रग इन सॉल्यूशन। डायरेक्टली डोजेस फॉर्म है जो कि नॉइज विटनेस इक्वेशन को फॉलो करती है। अब नॉइज विटनेस इक्वेशन क्या है? तो नॉइज विटनेस इक्वेशन है जो कि डिसोल्यूशन रेट, किसी भी सॉलिड ड्रग की डिसोल्यूशन रेट को बताती है। डीसी अपॉन डी टी, ये हमारा क्या है? डिसोल्यूशन रेट है। तो डी इंटू ए, डी इंटू ए मतलब डी मतलब डिफ्यूजन कोफिशिएंट और ए मतलब सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, कितना सरफेस एरिया उसने लिया हुआ है, इनटू ब्रैकेट में सी एस सैचुरेशन सॉलिबिलिटी, कितना सैचुरेशन है, सॉलिबिलिटी है, माइनस कंसंट्रेशन एट टाइम अपॉन थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन लेयर। ये होगा हमारा पूरा फॉर्मूला नॉइज विटनेस इक्वेशन का, पता होना चाहिए। और ये डायरेक्टली अप्लाई करते हैं टू ड्रग डिजॉल्विंग एज सॉलिड इन अ लिक्विड। कोई भी ड्रग है जो कि सॉलिड है उसको किसी लिक्विड में ऐड किया जा रहा है तो ये होगा हमारा नॉइज विटनेस इक्वेशन। टोटली डिपेंड करती है। सस्पेंशन इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि ड्रग ऑलरेडी डिस्पर्स्ड हो चुकी है। डिसोल्यूशन इज लेस इररिलेवेंट। टैबलेट इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि टैबलेट फर्स्ट नीड डिसइंटीग्रेशन देन डिसोल्यूशन, तो नॉइज विटनेस को ये अप्लाई नहीं करेगा। कैप्सूल इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि टैबलेट की तरह पहले डिसोल्यूशन नहीं हो रहा है, पहले डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम विच लेयर एक्ट एज प्राइमरी बैरियर? तो जिस टाइम ट्रांसडर्मल ड्रग पे डिलीवर किया जा रहा है उस टाइम कौन सा प्राइमरी बैरियर, कौन सी लेयर जो प्राइमरी बैरियर की तरह काम करती है? डर्मिस, एपिडर्मिस, स्ट्रेटम कॉर्नियम या फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू? और आंसर हो जाएगा स्ट्रेटम कॉर्नियम। देखो ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के टाइम पे कौन सी लेयर पूछी गई है, तो स्ट्रेटम कॉर्नियम एक ऐसी लेयर है जो कि प्राइमरी बैरियर का काम करती है ड्रग को और डीप टिश्यूज तक पहुंचाने में। तो स्ट्रेटम कॉर्नियम क्या है? एक आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस की। ये जो हमारा एपिडर्मिस है उसकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर, इसकी भी लेयर जब आप स्किन पढ़ते हो तब आपने पढ़ा होगा, वहां पर आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस की। और ये कंपोज होती है, बनी होती है डेड केराटिनाइज्ड सेल से जो कि एम्बेडेड होते हैं लिक्विड मैट्रिक्स में, जो कि मेन बैरियर की तरह काम करता है ड्रग के पेनिट्रेशन में। ओके, और ड्रग इसको पास करती है, इस लेयर से क्रॉस होती है और एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर में पहुंच जाती है और वहां से पहुंचने के बाद हमारे ब्लड में रीच करती है। डर्मिस इसका आंसर गलत होगा। क्यों? क्योंकि डर्मिस में ब्लड वेसल्स होते हैं और कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, तो बैरियर की तरह काम नहीं करेगी। एपिडर्मिस इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि एपिडर्मिस के अंदर मल्टीपल लेयर्स होते हैं, वो बैरियर तो है लेकिन स्ट्रेटम कॉर्नियम क्या है? एक बैरियर की तरह काम करेगा क्योंकि एपिडर्मिस क्या है? एक लेयर है, उसमें से ही एक लेयर है। सबक्यूटेनियस टिश्यूज का आंसर नहीं होगा क्योंकि फैट लेयर है डर्मिस के नीचे, तो बैरियर की तरह भी ये काम नहीं करेगा। Which type of microencapsulation is best for acid labile drug for oral use? तो कौन सा टाइप माइक्रो एनकैप्सुलेशन का एकदम बेस्ट होगा एसिड लेबाइल ड्रग्स के लिए जो कि ओरल यूज की जा रही हैं? स्प्रे ड्राइंग, कॉम्प्लेक्स कोएसरवेशन, एंटेरिक कोटिंग या फिर सॉल्वेंट इवेपोरेशन? आंसर हो जाएगा एंटेरिक कोटिंग ड्रग्स। तो ऐसी ड्रग जो कि एसिड लेबाइल ड्रग्स हैं, तो उन एसिड लेबाइल ड्रग्स में ओरल यूज के लिए कौन सा टाइप माइक्रो एनकैप्सुलेशन बेस्ट होगा? एंटेरिक कोटिंग, क्योंकि एंटेरिक कोटिंग ड्रग्स क्या होंगी? एसिड से डैमेज नहीं होती हैं, वो पीएच को बैलेंस करती हैं तब जाके हमारे इंटेस्टाइन में वो रिलीज करती हैं, तो ड्रग की स्टेबिलिटी और बायोबिलिटी को मेंटेन करके रखती है। स्प्रे ड्राइंग इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि मेनली माइक्रो एनकैप्सुलेशन में स्प्रे ड्राइंग यूज नहीं होती है। स्प्रे ड्राइंग यूज कहाँ होती है? क्योंकि एंटेरिक कोटिंग ड्रग्स इंटेस्टाइन को पीएच को मेंटेन करती है, पीएच से बचा के इंटेस्टाइन में जाके रिलीज करती हैं, और स्प्रे ड्राइंग मेनली यूज किया जाता है माइक्रो एनकैप्सुलेशन की फॉर्मेशन में। कॉम्प्लेक्स कोएसरवेशन इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि एनकैप्सुलेटेड जो ड्रग्स हैं
उसमें कॉम्प्लेक्स कोएसर्वेशन होता है, बट प्रोटेक्शन अगेंस्ट एसिड डिपेंड ऑन पॉलीमर। कॉम्प्लेक्स कोएसर्वेशन में क्या हो रहा है, पॉलीमर पे डिपेंड हो रहा है। नेक्स्ट है सॉल्वेंट इवेपोरेशन, इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि माइक्रो एनकैप्सुलेशन फॉर्मेशन में सॉल्वेंट इवेपोरेशन नहीं होगा। ठीक है, ये गारंटी नहीं देता है कि एसिड रेजिस्टेंस होगा। और लास्ट क्वेश्चन है जीरो ऑर्डर रिलीज सिस्टम मींस, जो जीरो ऑर्डर रिलीज है सिस्टम है उसका क्या मतलब है। रिलीज डिपेंड ऑन ड्रग कंसंट्रेशन, या कांस्टेंट ड्रग रिलीज पर यूनिट टाइम, या फिर रिलीज स्लो डाउन ओवर टाइम, या फिर रैंडम रिलीज पैटर्न। तो जीरो ऑर्डर रिलीज सिस्टम मींस कांस्टेंट ड्रग रिलीज पर यूनिट टाइम। याद करो, मैंने बताया भी था अभी। तो जीरो ऑर्डर रिलीज सिस्टम बताता है कि कांस्टेंट रेट से, टाइम के कांस्टेंट रेट से ड्रग रिलीज कर रही है पर यूनिट टाइम। तो जीरो ऑर्डर रिलीज मींस ड्रग इज रिलीज्ड एट अ कांस्टेंट टाइम इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स कंसंट्रेशन। लेकिन कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं है कि कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ड्रग रिलीज करेगी, नहीं, अपने टाइम के ड्यूरिंग वो अपना ड्रग रिलीज करती रहेगी। और ये प्रोवाइड करता है कंसिस्टेंट प्लाज्मा लेवल। भाई ड्रग हर टाइम पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो प्लाज्मा के अंदर कंसिस्टेंसी बनी हुई है जो कि थेरापेटिक इफेक्ट को बनाए रखती है, इंप्रूव करे रखती है। रिलीज डिपेंड ऑन ड्रग कंसंट्रेशन, इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिलीज है। रिलीज स्लो डाउन ओवर टाइम, इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि ये भी फर्स्ट ऑर्डर है। और रैंडम रिलीज पैटर्न, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ये कंट्रोल सिस्टम का पार्ट नहीं है। जीरो ऑर्डर इज हाईली प्रिडिक्टेबल एंड यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चंस आगे फर्दर कहीं एग्जाम में हेल्प करेंगे। अगर आपने चैनल को अब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक के पेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक डाल दिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।